शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। दूसरे दिन मुझे एक गाड़ी में बिठाकर एक ऐसी जगह पर लाया गया जहां चारों तरफ भूरे रंग की छोटी छोटी झोंपड़ियां थीं, जहां 6-7 क्वार्टर बने हुए थे। क्वार्टरों के दरमियान एक फौजी जीप खड़ी थी। मैं समझ गया कि अब मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के सामने पेश किया जाएगा और तशद्दुद और अजियत का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुझे एक क्वार्टर के कमरे में बंद कर दिया गया। उस वक्त दिन का पहला पहर था। मेरी ये हालत थी कि जिस्म मुसलसल अजियतें सहते सहते और नीम फाका कशी से निढाल हो चुका था। सर चकराता रहता था, मगर मेरी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। मैं अल्लाह के भरोसे पर जिंदा था। क्वार्टर के कमरे में मुझे दोपहर को एक डांगरी वाला फौजी आया और 2 रोटियां दे गया जिन पर दाल रखी हुई थी। मैंने सब्र शुक्र करके रोटी खा ली। रात को भी 2 रोटियां और दाल दी गई। अभी रात का पहला पहर ही था कि 2 फौजी अंदर आ गए। उनमें से एक कैप्टन के रैंक का था, दूसरा हवालदार था। दोनों फौजी वर्दियों में थे। फौजी कैप्टन ने अपने माथे पर तिलक लगाया हुआ था। लगता था कि ये कोई बड़ा मुतासिब किस्म का डोगरा हिंदू है। आमतौर पर फौज में इस किस्म के तिलक लगाने की इजाजत नहीं होती। वो मेरे सामने स्टूल पर बैठ गया। उसने वही पुराना हरबा इस्तेमाल किया और मुझसे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करनी शुरू कर दी। फिर बोला, हम भी कश्मीरी मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। हम खुद उन्हें आजादी देना चाहते हैं, मगर वो हमारे आदमियों को गोलियों से उड़ा रहे हैं, घात लगाकर हमारे फौजी ट्रकों पर हमला कर रहे हैं। मैंने कहा, तुम लोग जो कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हो, उसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। तुमने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा और कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ कब्जा किया हुआ है। मैं जानता था कि तशद्दुद तो उन्होंने मुझ पर करना ही है, क्यों ना हक बात और उनके मुंह पर कह दूं। हिंदू कैप्टन अंदर ही अंदर जरूर गुस्से से पेचोताब खा रहा था, मगर ऊपर से वो मुस्कुराता रहा। कहने लगा, मगर तुम मालीर कोटला के पंजाबी मुसलमान हो, तुम्हें कश्मीरियों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? मैंने कहा, मुसलमान खा किसी सूबे किसी मुल्क का हो, दूसरे मुसलमान का भाई होता है। कश्मीरी मुसलमान भी हमारे भाई हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि अगर दूसरे मुसलमान पर काफिर जुल्म कर रहे हो तो वो उसकी मदद करे। अब हिंदू कैप्टन से बर्दाश्त न हो सका। उसने मेरे सामने बैठे हुए मेरे सीने पर इतनी जोर से ठुड्डा मारा कि मैं पीछे को उलट गया। उसने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मैंने चीख चीख कर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। दोनों फौजी मुझे लकड़ी के फर्श पर नीम जान छोड़कर चले गए। मुझ पर इस कदर शदीद तशद्दुद किया जा रहा था कि अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। लगता था कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। उस रात मेरा जिस्म इस कदर दर्द करता रहा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे मुंह से बेख्तियार हाय निकल जाती थी। नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फर्श पर कंबल ऊपर डालकर पड़ा करा रहा था कि मेरे कानों में फिर वही सांप की फुनकार की आवाज आई। अब ये आवाज मेरे करीब से आ रही थी। जिस क्वार्टर में मुझे बंद किया गया था उसका दरवाजा सलाखों वाला नहीं था। दरवाजा लकड़ी का था और उसे बाहर से कुफल लगा दिया जाता था। उस वक्त भी कुफल लगा हुआ था। रात को बाहर पहरा देने वाले फौजी के कदमों की आवाज नहीं आती थी। क्वार्टर में छत के साथ सिर्फ एक बत्ती रोशन थी। मैं उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। अचानक फुनकार की आवाज फिर से आई। ये आवाज कोने की तरफ से आई थी। मैंने कोने की तरफ देखा। कोने में एक नाली बनी हुई थी। मैंने देखा कि वही बालिश्त भर के भूरे रंग का सांप नाली के आगे कुंडली मारकर बैठा हुआ था। उसका रुख मेरी तरफ था और मुझे अपनी छोटी छोटी सुर्ख आंखों से देखे जा रहा था। मुझको खौफ महसूस हुआ। फिर ख्याल आया कि मैंने तरियाक वाला सुफूफ पी रखा है, उसके जहर का मुझ पर असर नहीं होगा। पहले भी इसने मुझे डसा था तो मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर यह भी ख्याल आया कि बकौल कादिर खान ये सांप अब मेरा मुती हो गया है। सांप ने देखते ही देखते अपनी गर्दन नीचे झुकाई और झुकाते हुए अपना छोटा सा सर फर्श के साथ लगा दिया। ये इस बात की अलामत थी कि वो वाकई मुझे अपना मालिक समझता है। उसकी इस हरकत से मेरा भी हौसला बढ़ गया। मैंने सांप को इस तरह पुचकारा जैसे किसी पालतू कुत्ते बिल्ली को पुचकारा जाता है। सांप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ रेंगने लगा। रेंगते रेंगते वो मुझसे कोई 2-3 फुट के फासले पर आकर कुंडली मारकर बैठ गया। अब वो बार बार अपनी गर्दन को मेरे आगे झुका रहा था। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। उस वक्त वो सांप ही अपना दोस्त था। मैंने उसे कहा कि दोस्त, मैं जालिमों में फंस गया हूँ, किसी तरह मुझे इन लोगों से निजात दिला दे। तुझे खुदा ने मेरी मदद के लिए भेजा है, अब तू मेरी मदद कर। मैं यूं ही बोले जा रहा था। भला सांप कहाँ
इंसान की जबान समझता है। ये सब कुछ अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था। अचानक बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। सांप ने फौरन गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा और तेजी से रेंगता हुआ नाली में घुस गया। फौजी बूटों की आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। ताला खुलने की आवाज आई और वही हिंदू कैप्टन अपने साथ हवालदार के हमरा कमरे में दाखिल हुआ। खुदा जाने उसने टॉर्चर के लिए रात का पिछला पहर क्यों मुंतखब किया था। दीवार के साथ 2 स्टूल पड़े थे, उन पर बैठकर मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मुझसे पूछगिछ करते थे। हवालदार ने जल्दी से एक स्टूल खींचकर मेरे आगे रख दिया। कैप्टन उस पर बैठ गया। हवालदार खड़ा रहा। उसके हाथ में स्टेन गन थी। दोनों उस वक्त भी फौजी वर्दियों में थे। ये वर्दियां हरे रंग की थीं, जो इंडियन आर्मी की वर्दियों का रंग था। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। सुबह तुम्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर अब भी तुम हमें अपने साथी पाकिस्तानी और कश्मीरी कमांडोज के खुफिया ठिकानों का पता बता दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और जहाँ तुम चाहोगे तुम्हें वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। कहो क्या कहते हो, मौत चाहते हो या जिंदगी? मैंने कहा, जब मेरा कोई पाकिस्तानी साथी ही नहीं है तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि उसका ठिकाना कहाँ है। डोगरा कैप्टन तैश में आ गया। उसने मुझे बालों से पकड़कर फर्श पर लेटा दिया और मुझे ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। मैंने बेख्तियार होकर आवाजें देनी शुरू कर दी कि कोई है जो मुझे बचा ले, कोई है जो मेरी मदद करे। डोगरा कैप्टन ने मुझे गाली देकर कहा, किसको बुला रहे हो? यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। खुदा जाने क्या बात हुई। सांप मेरी आवाज पर नाली में से बिजली की तरह निकलकर डोगरा पर झपटा। उसने कोई फुनकार न मारी। मैंने क्वार्टर की रोशनी में सिर्फ नाली में से सांप को बिजली किसी तेजी के साथ निकलते देखा। दूसरे लम्हे डोगरा कैप्टन कटे हुए दरख्त की तरह नीचे गिर पड़ा और उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। हवालदार जो स्टेन गन लिए खड़ा था सकते में आ गया। वो बाहर को दौड़ा, मगर सांप ने उसे दरवाजे तक जाने की मोहलत न दी और उसे भी डस लिया। डोगरा कैप्टन भी धड़ से नीचे गिर पड़ा। वो बाजू के बल पर गिरा और उसका बाजू उसके जिस्म से अलग हो गया। मैं इन दोनों लाशों को देखता, कभी सांप को देखता जो मेरे सामने फर्श पर कुंडली मारे बड़े अदब से बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मुझे याद आ गया कि जब इस सांप ने ट्रेनिंग कैंप में यहूदी इंस्ट्रक्टर को डसा था और उसका जिस्म पत्थर बन गया था, तो मैंने यहूदी इंस्ट्रक्टर की सख्त लाश के अंगूठे को जरा सा दबाया तो वो इस तरह भुरभुरा था जैसे अभी अलग हो जाएगा। इसी वजह से डोगरा कैप्टन और हवालदार के जिस्म सांप के जहर से पत्थर बन जाने के बाद जब धड़ाम से फर्श पर गिरे तो डोगरा कैप्टन का सर और हवालदार का बाजू उसके जिस्म से अलग हो गया। पहले तो मैं कुछ देर दहशत की हालत में रहा, फिर मुझे सूरत हाल का एहसास हुआ। मैंने उठकर दरवाजे के बाहर झांक कर देखा। बाहर सहन खाली पड़ा हुआ था। कोने में एक जीप खड़ी थी। शायद ये दोनों डोगरा फौजी उस जीप पर आए थे। मैंने सांप को देखा। सांप उसी तरह कुंडली मारे बैठा गर्दन घुमा घुमा कर मुझे देख रहा था। मेरा जी चाहा कि उसे उठाकर अपनी फटी हुई जैकेट की जेब में रख लूं, फिर मैं डर गया। सांप अगरचे मेरा दोस्त था, मगर उसे पकड़ते हुए मुझे डर महसूस हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, चलो। मैं दरवाजे में से दौड़ता हुआ दीवार की तरफ आ गया। दीवार ऊंची थी, मगर खुदा जाने उस वक्त मुझ में कहां से इतनी ताकत आ गई कि मैं दौड़कर उछला और दीवार के ऊपर मेरे हाथ पड़ गए। मैं दूसरी तरफ झाड़ियों में कूद गया। मेरे कपड़े मैले कुचैले थे, पाँव में पुराना जूता था, जैकेट फट चुकी थी। मैंने अंदाजा लगाकर जम्मू शहर की शुमाल मशरकी पहाड़ियों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। फरार होने की गर्मजोशी में दौड़ जरूर पड़ा था, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे जिस्म में टीसें पड़नी शुरू हो गईं। मैं दौड़ने की बजाय चलने लगा। कुछ मालूम नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। दौड़ने और तेज चलने से सर्दी का एहसास खत्म हो गया था। जम्मू शहर की ये पहाड़ियां मेरे लिए अजनबी नहीं थी। अगरचे रात का अंधेरा फैला हुआ था और कहीं कहीं पहाड़ी टीलों पर सर्दी का कोहर भी फैल चुका था, इसके बावजूद मुझे यकीन था कि मैं सही समत को जा रहा हूँ। शहर की आबादी जब जरा पीछे रह गई और उसकी रोशनियां मध्यम पड़ने लगी तो मैं दम लेने के लिए एक जगह बैठ गया। मैं शेरबाज खान की खुफिया कमीनगाह में जाना चाहता था। उस वक्त वही मेरे लिए महफूज तरीन जगह थी। मैंने अंधेरे में आंखें खोलकर अपने दाएं बाएं देखा कि शायद मेरा दोस्त सांप भी मेरे साथ रेंगता हुआ आ गया है। अंधेरे और धुंध में वो मुझे दिखाई तो नहीं दे सकता था, मगर उसकी फुनकार की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। 2 मिनट तक सांस लेने के बाद मैं दोबारा चल पड़ा। संगलाख जमीनों, ऊंची नीची पहाड़ी घाटियों में से होता हुआ आखिर मैं उस छोटे मैदान में आ गया जिसके सामने की तरफ वाली पहाड़ियों और टीलों को मैं अच्छी तरह पहचानता था। इन्हीं पहाड़ी टीलों में एक जगह कमांडो शेरबाज खान का खुफिया ठिकाना था। मैं पीछे किसी डोगरा रेजिमेंट के एक कैप्टन और हवालदार की लाश छोड़कर फरार हुआ था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। पता चल जाने के बाद इस सारे इलाके को मिलिट्री ने घेरे में ले लेना था, क्योंकि पुलिस ने
मुझे इन्हीं पहाड़ियों में मशकूक हालत में रात को फिरते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि शेरबाज खान की खुफिया कमीनगाह तक इंडियन मिलिट्री के 2 आदमी नहीं पहुंच सकेंगे। आखिर मैंने 2 टीलों के दरमियान उस छोटे से तंग रास्ते को अंधेरे में देख लिया जो खुफिया कमीनगाह को जाता था। थोड़ी देर बाद मैं उन ऊंची ऊंची झाड़ियों के सामने खड़ा था जिनके पीछे टीले के अंदर वाले कुदरती गार को रास्ता जाता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे पीछे कोई नहीं था। मैं झाड़ियों में घुस गया। मेरा ख्याल था कि कमांडो शेरबाज गार में ही होगा। वो इतनी दूर से कश्मीर के महाज से आया था, इतनी जल्दी शायद वापस न जाए, लेकिन कमांडो शेरबाज वहाँ नहीं था। मैं गार की कोठरी में बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ मेरे लिए ज्यादा ठहरना मुमकिन नहीं था। मुझे पानी वगैरह की तलाश में बाहर निकलना था और बाहर खतरा था। वहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। कोठरी की फजा गर्म थी। इस गर्म फजा ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून अता किया था। मैं आंखें बंद करके बोरिये पर लेट गया। मुझ पर नींद और बेदारी की हालत तारी हो गई। कभी लगता कि मैं गहरी नींद सो रहा हूँ, कभी लगता कि जाग रहा हूँ। ये हालत न जाने कब तक मुझ पर तारी रही। गार वाली कोठरी में कोई दरवाजा वगैरह नहीं था। दीवार में एक तंग शगाफ था जिसमें से झुककर गुजरना पड़ता था। कोठरी की कुदरती छत काफी ऊंची थी। अंदर घुप अंधेरा था। मुझे मालूम था कि कमांडो शेरबाज ने यहाँ मोमबत्तियां और माचिस कहाँ रखी होती हैं। मैंने टटोल टटोल कर मोमबत्ती और माचिस तलाश कर ली। मोमबत्ती रोशन हुई तो कोठरी में रोशनी फैल गई। दीवार के साथ कमांडो शेरबाज की पुरानी पतलून और गर्म ऊनी जैकेट लटकी हुई थी। मैंने अपना फटा हुआ पाजामा और जैकेट उतार कर कमांडो शेरबाज की जैकेट और पतलून पहन ली। मेरे जिस्म पर कोई गहरा या तशवीशनाक जख्म नहीं था। उन लोगों ने मुझे इस तरह की अजियतें दी थीं कि जिस्म पर जख्म ना आए, लेकिन अंदर से मेरा अंजर पंजर तबाह हो जाए। लेटने से मुझे आराम पहुंच रहा था, चुनाचे मैं दोबारा लेट गया। उसके बाद वाकई मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो कोठरी के शिगाफ में से हल्की हल्की सफेद रोशनी अंदर आ रही थी। गार में उस कोठरी के बाहर छत पर बहुत ऊपर करके एक कुदरती शिगाफ बना हुआ था। ये रोशनी दिन की रोशनी थी और उसी शिगाफ में से अंदर आ रही थी। गहरी नींद सोने से मेरे जिस्म को काफी आराम मिल गया था। जिस्म पर जो टीसें पड़ती थीं वो भी गुम हो गई थी। मैं उठकर शिगाफ में से बाहर आ गया। ऊपर देखा तो गोल सुराख में से दिन की रोशनी एक सफेद सुतून की तरह गार में आ रही थी। मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने सोचा बाहर चलकर देखना चाहिए, शायद कहीं से पानी मिल जाए। मैं गार के धाने से निकलकर झाड़ियों में आकर टीलों के दरमियान जो तंग रास्ता बना हुआ था उस तरफ देखने लगा। धूप ऊपर ऊपर थी। फिर मालूम हो रहा था कि काफी दिन चढ़ाया है। उस वक्त तक मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका था और दोनों फौजी ओहदेदारों की पत्थर बनी लाशें भी मिल चुकी होंगी, जिनमें से एक लाश का सर अलग हो चुका था और दूसरी लाश का बाजू अलग हो गया था। सिविल पुलिस और मिलिट्री पुलिस शहर में मेरी तलाश में सरगर्दा होगी। हो सकता है उस पहाड़ी इलाके में भी मुझे तलाश किया जा रहा हो। ये सारी बातें मेरे जहन में थीं। मैंने सोचा इस पहाड़ी दर्रे से जरा बाहर निकल कर देखना चाहिए, शायद किसी जगह कोई चश्मा बह रहा हो। मुझे वाकई बड़ी शदीद प्यास लग रही थी। हल्क खुश्क होने लगा था। आम हालत में मैं प्यास बहुत देर तक बर्दाश्त कर लेता था, मगर मुझ पर इतना टॉर्चर किया गया था कि जिस्म की कुव्वत मुदाफियत बेहद कमजोर पड़ चुकी थी। मैं झाड़ियों में से बाहर निकल आया। पहाड़ी टीलों का दरमियानी तंग रास्ता सुनसान पड़ा था। किसी तरफ से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मैं सूखी घास और सरकंडों में से आहिस्ता आहिस्ता गुजरता तंग दर्रे के बाहर आ गया। सामने संगलाख ऊंची नीची जमीन थी। आगे फिर टीले शुरू हो जाते थे। अचानक मुझे एक तरफ से आदमियों की आवाज आई। 2 आदमी बातें करते चले आ रहे थे या चले जा रहे थे। मैं दौड़कर गार में आ गया और झाड़ियों की ओट में गार के धाने के पास बैठकर उनकी आवाज को गौर से सुनने लगा। आवाजें 2 आदमियों की थीं। मुझ तक सिर्फ आवाज आ रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या बातें कर रहे हैं। फिर ये आवाजें आना बंद हो गईं। मैं वहीं कान लगाए बैठा रहा। कुछ देर तक कोई आवाज ना आई। उसके बाद मुझे अपने दोस्त सांप की फुनकार सुनाई दी। मैं उछलकर एक तरफ हट गया। सांप का खौफ एक कुदरती बात है। अगरचे ये सांप मेरा दोस्त था, फिर भी सांप सांप होता है। अभी मैं उसके साथ इतना बेतकल्लुफ नहीं हुआ था। मुझे सांप कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने यूं ही अपनी तसल्ली के लिए कहा, सामने आ जाओ। मुझे मालूम था कि सांप को सिर्फ मेरी आवाज ही आएगी। वो मेरे अल्फाज बिल्कुल नहीं समझ सकेगा। सांप के कान नहीं होते। वो आवाज को अपनी जबान और जिस्म की मदद से महसूस करता है। सांप जो बार बार जबान निकालता है, उससे वो एक तो फजा को सूंघता है, दूसरे बाहर की आवाजों को भी उसी जबान और अपने जिस्म की मदद से सुनता है। आवाज की लहरें उसके जिस्म और जबान से टकरा कर उसे खबरदार करती रहती हैं। मेरी आवाज की लहरों को भी सांप ने अपने जिस्म पर महसूस कर लिया था। मेरी बू तो वो पहले ही महसूस कर रहा था। मेरी आवाज की लहरों को महसूस करने के बाद वो झाड़ियों में से निकल कर मेरे सामने आ गया। गार के अंदर आकर वो कुंडली मार कर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर अपना सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हिलाने लगा। मुझे अभी तक उन आदमियों की आवाजों का ख्याल लगा हुआ था जो
जो मुझे तंग रास्ते के बाहर सुनाई दी थी और अब गायब हो चुकी थी। ये कौन लोग हो सकते हैं? पहाड़ी भी हो सकते हैं और खुफिया पुलिस वाले भी हो सकते हैं। गार के दहाने पर बैठे रहना खतरनाक था। मैंने सांप की तरफ देख कर कहा, दोस्त मैं अंदर कोठरी में जा रहा हूँ, तुम बेशक बाहर जाकर सैर करो, फिर किसी वक्त आ जाना। मैं सांप के साथ कोठरी में बैठे हुए घबरा रहा था। हकीकत यह है कि मुझे बचपन ही से सांप से डर लगता था। ये कहकर मैं गार के अंदर चला गया। सांप ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी जगह से बिल्कुल न हिला। जब मैं कोठरी में आ गया तो 1 मिनट बाद सांप भी अंदर आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बस एक तरफ होकर बैठे रहो। अगर तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो तो ठीक है, मगर मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। सांप ने खुदा जाने क्या सुना और क्या समझा। बहरहाल वो कोठरी के शिगाफ के बाहर एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठकर देखा तो वो बिल्कुल जलेबी की तरह बना हुआ था। मुझे प्यास ने तंग करना शुरू कर दिया था। अब जबान भी सूखने लगी थी। या अल्लाह, पानी कहाँ से मिलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर ही बैठा रहूं कि बाहर निकल कर पानी की तलाश करूं। आदमियों की आवाजों ने मुझे खबरदार कर दिया था। अब मैं बाहर जाते हुए भी घबरा रहा था। बैठे बैठे जब काफी वक्त गुजर गया और बाहर से भी किसी की आवाज न आई तो मैंने सोचा कि एक बार फिर निकल कर देखना चाहिए, शायद कहीं से पानी मिल जाए। मैं शिगाफ से बाहर आया तो सांप ने गर्दन ऊंची करके मुझे देखा और फिर सर झुका दिया। मैंने कहा, दोस्त मुझे सख्त प्यास लगी है, मैं पानी की तलाश में जाता हूँ, तुम इसी जगह बैठे रहो। मैं गार में से गुजरता उसके धाने पर आकर रुक गया। हमतन गोश होकर बाहर की फजा को गौर से सुना। बाहर सन्नाटा था। कोई पहाड़ी कौवा दूर से किसी जगह से काएं काएं कर रहा था। मैंने खुदा का नाम लिया और गार के मुंह के आगे झाड़ियों की जो दीवार खड़ी थी उसमें से होकर पहाड़ी दर्रे में चलने लगा। ये तंग रास्ता खत्म हुआ तो मैंने सर आगे निकाल कर देखा। सामने छोटा सा पहाड़ी मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था। मुझे अपने पीछे सांप की हल्की सी फुनकार की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, सांप मेरा पीछा करता आ रहा था। मैं एक तरफ हट गया। सांप मेरे करीब से होकर रेंगता हुआ तेजी से आगे निकल गया। मैं समझ गया कि सांप ने सैर करने का प्रोग्राम बना लिया है। सामने मैदान में सिवाय सूखी घास और खुश्क झाड़ियों के और कुछ भी नहीं था। धूप निकली हुई थी। दाएं जानिब दूसरे पहाड़ी टीले की दीवार शुरू हो जाती थी। बाएं जानिब ढलान थी। सांप उसी ढलान की तरफ गया था। अजीब बात है, उसने ढलान की तरफ मुड़ते हुए मेरी तरफ गर्दन उठाकर देखा था, जैसे कह रहा हो कि मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं गैर इरादी तौर पर ढलान की तरफ चला आया। ये ढलान ज्यादा गहरी नहीं थी। नीचे दरख्तों का एक झुंड था। सांप उस झुंड की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर तक वो मुझे नजर आया, फिर पत्थरों और घास में गुम हो गया। मैंने इर्द गिर्द गौर से देखा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि वहाँ कोई आदमी नहीं है तो मैं ढलान उतरकर दरख्तों के झुंड में आ गया। यहाँ आते ही मुझे पानी के गिरने की मध्यम आवाज आई। पानी की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आ गई। ये पानी दरख्तों के नीचे टीले की दीवार में से नाले की शक्ल में नीचे बह रहा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और हाथों को ओक बनाकर खूब सिर होकर पानी पिया। पानी पीकर मेरी आंखें खुल गईं, मगर सांप को मैं भूल गया। वहीं बैठकर मुंह हाथ धोया। पानी अगरचे बहुत ठंडा था, मगर उस वक्त वो बहुत बड़ी नेमत था। मुंह हाथ धोने के बाद जब मैं उठकर चलने लगा तो देखा कि मेरा दोस्त सांप जहां पानी के गिरने से छोटा सा तालाब बन गया था, वहां एक पत्थर पर कुंडली मारे बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं हैरतज़दा होकर रह गया कि सांप को कैसे पता चल गया कि मुझे प्यास लगी है। जाहिर है वही मुझे पानी के इस चश्मे तक लाया था। ये कुदरत के कुछ ऐसे राज थे जिनको समझना मेरे बस की बात नहीं थी। इंसान इतना अक्लमंद होते हुए भी कुछ नहीं समझता और जानवर बेअक्ल होते हुए भी क्या कुछ नहीं समझ लेते। ये राज मेरी समझ से बाहर था। इस ख्याल से, बल्कि इसी डर से कि वहाँ खुफिया पुलिस जरूर मौजूद होगी, मैं जल्दी जल्दी कदम उठाता चढ़ाई चढ़कर अपने गार में आ गया। पानी पीने से मेरे जिस्म की तवानाई काफी हद तक बहाल हो गई थी। मैंने दीवार के शगाफ की तरफ देखा। सांप वहाँ नहीं था। शायद वो बाहर पहाड़ियों में सैर करने निकल गया था। दिन गुजरता चला गया। गार की छत के सुराख में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। वो मध्यम पड़ने लगी। लगता था कि सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा है। अब मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा सांप भी वहाँ नहीं है। अगर वो मेरे पास होता तो उससे कहना कि दोस्त अब मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने पीने का कोई इंतजाम कर सकते हो तो कर दो। मुझे अपने इस ख्याल से हंसी आ गई। फिर मैं एकदम संजीदा हो गया, क्योंकि मैं अपने दोस्त सांप की अक्लमंदी का मुजाहरा देख चुका था। मुमकिन है कि अगर वो मेरे पास होता तो मुझे किसी ऐसी जगह ले जाता जहाँ जंगली सेबों के दरख्त होते और मैं सेब खाकर ही पेट की आग बुझा लेता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरा दोस्त सांप अंदर आ गया। अंदर आकर वो हस्बे आदत कोने में कुंडली मार कर बैठ गया और मेरी तरफ देखकर 2-3 बार गर्दन को झुकाया और फिर सर नीचे करके बिल्कुल जलेबी की तरह बनकर सिमट गया। मैंने भी उसकी तरफ से तवज्जो हटा ली। भूख की वजह से मेरे जिस्म में कमजोरी आने लगी थी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। गार के छत के सुराख में से जो दिन की रोशनी सारा दिन आती रहती थी वो अब मध्यम हो गई थी। बाहर शाम का वक्त हो गया था और कोठरी में अंधेरा छाने लगा था। मैंने मोमबत्ती रोशन कर ली और सोचने लगा कि अगर शेरबाज खान ना आया तो मैं यहाँ कब तक भूखा बैठा रहूंगा। मैंने वहां से रात की तारीकी में निकलकर श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।